हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिंह आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले बच्चों, आज हम देखो प्रसारित यानी वेक्टर यानी सदिश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको देखो सदिश के बारे में जानना है कि वास्तव में सदिश होता क्या है। यानी आपको लिखना है ऐसी राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। ये बात आपने जान ली। जैसे मान लो कि बल हो गया हमारे पास, विस्थापन हो गया, ये सारे क्या हमारे पास एक सदिश राशि है। और एक आपको याद रखना है अदिश राशि। देखो अदिश राशि क्या होती है, यानी ऐसी राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कहलाती है। और इसके भी उदाहरण आप कितना भी कुछ मान सकते हो। जैसे मान लो दूरी होती है, चाल, तो इन सब के लिए आपको दिशा की जो आवश्यकता है वो नहीं होती है। सीधे आप इसने को क्या कहेंगे, आप इनको अदिश राशि कहोगे, ठीक है ना। अब देखो जो अदिश मतलब सदिश होता है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो इसमें क्या होता है आपका जो सदिश होता है ना, यानी सदिश राशि को किसी मतलब जो आपके पास मान होता है उसके ऊपर आप तीर द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हो, यानी किसी संकेत के साथ तीर द्वारा, तीर इसको आप ऐसे द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है ए बी सदिश, और ए बी सदिश में देखो क्या होता है ये। अब जैसे मान लो कि ये मेरे पास कोई वेक्टर है, यहाँ पर ये मेरे पास क्या है ए बी सदिश 3D में, ठीक है ना। अब ए बी वेक्टर आपको निकालना है तो देखो इसमें देखो दो पॉइंट हो गया पास 3D के अंदर। अगर मेरे को सदिश ए बी निकालना है ना तो आएगा बी का स्थिति सदिश और माइनस ए का स्थिति सदिश। अगर मेरे को ए बी सदिश प्राप्त करना है तो मैं क्या करूँगा, बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश है वो क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। और अगर मेरे को बी ए सदिश निकालना है, यानी बाद वाले में से आपको पहले वाला लेस करना है, तो आप लिखोगे ए का स्थिति सदिश और माइनस बी का स्थिति सदिश। ये तो आपने एक बार केवल सदिश के बारे में प्रारंभिक बात है वो आपने जानी है। अब देखो सदिश के क्या क्या उपयोग होते हैं, इसको कैसे किस तरह से काम लेंगे, वो सारी बातें आप आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सदिश के अदिश घटक, यानी किसी भी सदिश का
यानी त्रिविम में अक्षों के साथ झुकाव का मान ही उसके अदिश घटक या झुकाव है ना, तो मान ही उसके अदिश घटक कहलाते हैं। या फिर आप इसको यूं मान सकते हैं, या किसी सदिश का 3D में तीनों अक्षों के साथ बने कोणों की कोज्या का मान ही उसके अदिश घटक कहलाते हैं। अदिश घटक कहलाते हैं। देखो अब इसमें आपको जानना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर मान लो ये 3D है, पहले आप 2D पढ़ चुके हो, अब आप 3D में ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना। 3D है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और जेड एक्स है, और यहाँ पर क्या मेरे पास मूल बिंदु वो है। आपको 3D में याद रखना है कि 3D क्या होती है। इसके लिए आप एक बार आप ऐसे कल्पना करेंगे अपने दिमाग में कि जैसे मान लो आपके पास रूम है एक, और रूम का मान लो कोई एक कोना है, उसको आप मूल बिंदु मान लो। अब जो रूम की लेंथ है, लंबाई है, वो तो मान लो अक्ष को दर्शा रही है, और जो रूम की ऊंचाई है मान लो वो वाई को दर्शा रही है, और जो मान लो रूम की चौड़ाई है वो मान लो जेड को दर्शा रही है। तो ये हम एक्स वाई जेड इस तरह से मान सकते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई आपके पास वेक्टर ये आ रहा है इस तरह से, ये मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है। अब देखिए ये वेक्टर इन तीनों अक्षों के साथ जो कोण बनाएगा ना, देखो ये मान लो अक्ष के आपने समांतरी लाइन ली यहाँ से, फिर वो आपने यहाँ से ली इसके समांतर, इस वाई के समांतर लाइन ली आपने, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपने इस जेड के समांतर आपने फिर लाइन ली। अब देखिए ये तीनों के साथ देखो, इसके साथ मान लो अल्फा कोण बना रहा है, इसके साथ मान लो बीटा बना रहा है, और इसके साथ कितना बना रही है मान लो गामा कोण बना रहा है। तो तीनों अक्षों के साथ जो इसका झुकाव हो गया ना, अल्फा बीटा गामा, और उनका जब आप कोज्या का मान लेंगे तो वही क्या कहलाएगी, उसके अदिश घटक कहलाएगी। यानी अब जो आपका मान लो कि यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट मान लो पी था, या मान लो मेरे पास पॉइंट क्यू था। अब जो आपका पी क्यू वेक्टर है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका कोस अल्फा आई कैप, कोस बीटा जे कैप, और कोस गामा के कैप। यहाँ पर आई जे के कैप किसको दर्शा रहे हैं, यानी अक्ष की दिशा में जो आपका इकाई सदिश है उसको आप आई से दर्शा रहे हो, इसकी दिशा में जो आपका इकाई सदिश उसको आप जे से दर्शा रहे हो, इसकी दिशा में उसको आप के कैप से दर्शा रहे हो। यानी ये क्या है आपके उनकी मतलब तीनों दिशाओं में आई कैप जे कैप के कैप है वो इकाई सदिश है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जब आप कोस के साथ कोण लेंगे तो वो क्या लगेगा इसका, ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो इसके अदिश घटक हो गए हैं। जिससे मान लो कि मेरे पास आर वेक्टर मान लो ये आ रहा है 2y प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देखो इसके अदिश घटक क्या हो गए, इसके अदिश घटक हो गए आपके 2 3 और ये 4, ये दोनों क्या इसके अदिश घटक, ठीक है ना। और अगर आप इसमें सदिश घटक की बात करें तो आपको इनके साथ में आई कैप जे कैप के कैप लिखना, तो क्या देंगे इसके सदिश घटक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम सदिश में तो कुछ प्रकार है वो देखो, और भी जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे एक आता है सदिश का जो परिमाण होता है ना, अगला पॉइंट आएगा आपका सदिश का परिमाण। देखो सदिश का परिमाण क्या होता है, किसी भी सदिश के अदिश घटकों के वर्गों के योग का वर्गमूल ही उसका परिमाण कहलाता है, परिमाण कहलाता है।
इस बात का मतलब ये है, जैसे मान लो कि मेरे पास आर वेक्टर को ये आर मान लो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब इसका परिमाण मेरे को निकालना, वैसे इसका परिमाण निकालूंगा 2 लाइनों के द्वारा, ठीक है, मोड के द्वारा। और इसका मान क्या आएगा आपका, अदिश तो इसकी अक्स जेड हो गई, तो अक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। ठीक है, आ गया इसका परिमाण आ गया, यानी जो इसकी अदिश घटक है उनका। जिससे मान लो एक उदाहरण लेते हैं एक बार, जिसे मान लो मेरे पास ए वेक्टर आ रहा है, मान लो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका क्या यहाँ पर एक मान लेंगे आप। अब जो आप ए का परिमाण निकालोगे तो क्या आएगा आपका, इसका मान 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 1 + 4 + 9 यानी √14 मात्रक। ये धनात्मक मान आएगा क्योंकि परिमाण की बात कर रहे हैं कि कितने मात्रक है ये। तो ये आपने भी क्या सीखा है, जो सदिश होता है उसके परिमाण के बारे में आपने सीखा है। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं किसकी, जो उसके कुछ प्रकार है, तो उनके प्रकार के बारे में आप जानो, इनके प्रकार क्या होते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है इकाई सदिश आता है, यानी आप लिखोगे पहले आप रेडिंग लगा दो, प्राप्त सदिशों की प्रकार। जिसे अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आपका आएगा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश के बारे में ध्यान रखना है कि क्या होता है, यानी वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो, यानी इकाई हो, इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश कहलाता है, ठीक है ना। इकाई सदिश को आप हमेशा ए कैप, अगर वेक्टर है तो आप इसको ए कैप से लिखोगे, इस तरह से ए कैप से। इसका मान कैसे निकलेगा, जो ए सदिश है उसका मान और नीचे क्या जाएगा उसका जो परिमाण है वो आप उसमें भागे लगा देंगे, तो जो आपको प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक इकाई सदिश आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको जो इकाई सदिश को प्राप्त करना होता है। अब दूसरा पॉइंट, शून्य सदिश। शून्य सदिश के बारे में याद रखना है, वे सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाते हैं। शून्य सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको आप शून्य वेक्टर के द्वारा ही दर्शा सकते हो। इसका वर्ग क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके शून्य सदिश। और अब देखो हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट, जो आपका अगला पॉइंट आएगा इसमें, 3 नंबर जो पॉइंट हमारे पास है इसमें देखो आप समान सदिश की बात कर रहे हो। समान सदिश, तो देखो समान सदिश के बारे में आपको याद रखना है, वे सदिश जिनकी दिशा समान तथा परिमाण समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। ये हो गया आपके कौन से 2 समान सदिश। जैसे मान लो मेरे पास ए वेक्टर आ रहा, मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और मेरे पास वेक्टर बी क्या आ रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो दोनों बिल्कुल क्या कहलाएंगे, आपके समान सदिश कहलाने वाले हैं। इसके बाद देखिए आप आगे और भी अगला जो पॉइंट आपका आता है वो आता है अनुदिश सदिश का। इनके बारे में तो क्या रखा है, वे सदिश
जिनकी एक ही दिशा हो। अनुदिश सदिश कहलाते हैं। अब देखो मेन चीज क्या है यहाँ पर, उनकी दिशाएं होनी चाहिए। भले उनका प्रमाण से समान हो या न हो, वो की बात मायने नहीं रखती, ठीक है ना। जिससे मान लो इधर ये जा रहा है ना, तो इधर यही जाना चाहिए दूसरा भी आपका। तो इस दिशा मतलब समान प्रमाण का समान हो या नहीं हो, वो चीज़ आपको मायने नहीं रखती। तो दोनों बिल्कुल क्या करेंगे, आपकी ये अनुदिश सदिश करेंगे। और इसके बाद देखो आपको इसमें क्या याद रखना है, एक जो आपका होता है प्रतिदर्श सदिश भी होता है, ठीक है ना। प्रतिदिश सदिश, तो देखिए जो प्रतिदिश सदिश होता है इसका तो देखो प्रतिदिश सदिश का मतलब क्या होता है आपका, इसके बारे में याद रखना है। वे सदिश जो परस्पर विपरीत दिशा में हो, प्रतिदिश सदिश कहलाते हैं। प्रतिदिश सदिश कहलाते हैं। उसके बाद देखो आपको याद रखना है समांतर सदिश के बारे में। देखो समांतर सदिश का मतलब दोनों आपस में समांतर हो गए। देखो प्रतिदिश में तो क्या है आपका, एक मान लो ये सदिश हो गया, दूसरा मान लो ये सदिश हो गया। ये मतलब मेरे पास ए बी सदिश है, ये मान लो मेरे पास क्या है सी डी यानी डी सी सदिश है, ठीक है ना। दोनों आपस में क्या है प्रतिदिश सदिश है। अब समांतर में क्या होते हैं, ये दोनों प्रकार है ना, वो आपके इसमें शामिल हो गए, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा अनुदिश तथा प्रतिदिश सदिश। अनुदिश तथा प्रतिदिश सदिश दोनों प्रकार के सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं। समांतर सदिश कहलाते हैं। तो ये आपने भी समांतर सदिश के बारे में बात कर ली है। अब देखिए हम कुछ और भी जो इसके दो प्रकार है उन सब के बारे में बात भी करने वाले हैं। एक जैसे आपका आता है सरेख सदिश होता है, सरेखी सदिश यानी ऐसे सदिश तो एक ही रेखा के वो बिल्कुल समांतर हो, यानी ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो तो वे सरेख सदिश कहलाते हैं। सरेख सदिश कहलाते हैं। इसके अलावा देखो आप इसमें कुछ और बातें लिखिए, जैसे तो ये बात समझ में आ गई आपकी, यानी एक कोई भी रेखा होती है, मान लो ये मेरे पास कोई रेखा एक रेखा ये मान लो मेरे पास ये भी रेखा है। अब इसके मान लो समांतर कितने में सदिश लो, जैसे मान लो आपने कुछ एक सदिश लिया, आपने मान लो ये एक, मान लो आपने ये एफ सदिश लिया, या मान लो एफ सदिश लिया, तो ये दोनों आपस में क्या है, इनका से प्रमाण कितना मिलेगा, इसके क्या समांतर होना चाहिए। तो ये क्या बनाएंगे आपकी सरेख सदिश। एक दो इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, समतलीय जो सदिश है उनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब वो समतलीय सदिश क्या होते हैं, देखो समतलीय और सदिश होने का देखो अलग अलग मतलब है। समतलीय सदिश का मतलब क्या होता है, समतलीय सदिश यानी वे सदिश जो एक ही समतल में हो, समतल में स्थित हो, परंतु दिशाएं भिन्न हो सकती है, दिशाएं भिन्न हो सकती है।
समतलीय सदिश कहलाते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। अब देखो इसको थोड़े समय आप दिक्कत आएगी। जैसे मान लो मेरे पास एक बोर्ड लगा रखा है मैंने, ये मान लो एक समतल है। अब देखो इस पर मैं कितने भी सदिश रख दो, ये सदिश रखा मैंने, ये सदिश रखा, ये रखा, तो देखो ये सारे सारे सदिश क्या आपके ये समतलीय सदिश है, क्योंकि सारे किसको टच कर रहे हैं, समतल को टच कर रहे हैं ना। तो ये सारे किसको टच कर रहे हैं, इस समतल को टच कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ये मान लो बोर्ड मेरे पास क्या है समतल है। अब मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो देखो दोनों इसको टच तो कर रहे हैं ना, तो मतलब एक समतल में हो गया ना ये। अब इनकी देखो दिशा आपस में लोगों कोई बात यहाँ पर मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। तो दोनों आपस में क्या ये आपके समतलीय सदिश से कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समतलीय का मतलब वो सारे आपके एक समतल को स्पर्श करनी चाहिए, तो वो कहलाते हैं आपके समतलीय सदिश। भले उनकी दिशाएं क्या हो, कैसे भी हो, वो बात यहाँ आपको मायने नहीं रखती है। अब उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो। अब जो हमारा पॉइंट आता है वो स्थिति सदिश का आता है। देखो स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति दर्शाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है। देखो इस बात का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये 3 डिमेंशन ज्योमेट्री है, 3D। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर 3D का अध्ययन करोगे। 3D में क्या होता है आपका 3 दिशाएं होती है, 3 मतलब होते हैं आपके एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है ना। और मैंने समझने का आपको बिल्कुल आसान तरीका बताया। आप एक रूम है, रूम की आप कल्पना करें, ठीक है ना। देखो रूम में क्या होता है, एक तो उसमें लंबाई होती है, उसकी फर्श में लंबाई होगी ना, वो तो मान लो अक्ष को दर्शा रही है। और रूम की मान लो चौड़ाई है, वो मान लो वाई को दर्शा रही है। और जो रूम की हाइट है वो किसको दर्शा रही है, जेड को दर्शा रही है। यानी एक आपको कोने में जाना है, और कोने में जाकर के कोने को आपको क्या मानना, मूल बिंदु मानना है। फिर जो उसकी लंबाई होगी वो अक्ष को दर्शाएगी, उसकी चौड़ाई वाई को दर्शाएगी, और जो उसकी ऊंचाई है वो क्या दर्शाएगी, जेड अक्ष को दर्शाएगी। तो तीनों आपस में क्या होती है, लंबवत होती है कि नहीं। ये देखो तीनों आपस में बिल्कुल कहाँ पर झुकी हुई है, आपस में लंबवत झुकी हुई है। तो देखो आप अपना रूम देख सकते हो, घरों में जो रूम होता है आपका, रूम में आप एक कोना देखिए, उस कोने में आपको देखना है कि जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों वहां पर आके कहाँ मिलती है, समकोण पर मिलती है ना। तो ये जो स्थिति बनेगी आपकी वो क्या कहलाएगी, आपकी 3D कहलाएगी, यानी 3 डिमेंशन ज्योमेट्री कहलाएगी। हम यहाँ पर 3D की बात कर रहे हैं। तो मान लो जो कोना आपका है वो मान लो मूल बिंदु दर्शा रहे हैं, यानी वो को, जिसके दिशाएं क्या होते हैं आपके 0 होते हैं। और मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई बिंदु आ रहा है, ए आ रहा है, इसके मान लो इस सदिश क्या आपके x1 y1 z1 है। अब जो आपका ये OA है ना, OA क्या कहलाएगा, OA इसका कहलाएगा स्थिति सदिश, यानी x1 माइनस 0 i कैप प्लस y1 माइनस 0 j कैप प्लस z1 माइनस 0 k कैप। यानी जो आपका OA वेक्टर है वो बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो ये होती है इसकी स्थिति सदिश। अब देखिए कुछ और बातें हम इसमें आगे कर लेते हैं। तो देखो कैसे करना आपको और बातें। देखो सदिशों के प्रकार में आपका एक पॉइंट और गया है, सह आदिम सदिश। इसमें याद रखना है वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है, ओ पॉइंट मान लो ये इधर ए हो गया, मान लो वेक्टर आपका, और इधर मान लो आपका ये पॉइंट बी हो जाएगा, इधर मान लो सी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या आपके सह आदिम सदिश कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए आपको दिक कोसाइन का पॉइंट याद रखना है, दिक कोसाइन। देखो दिक कोसाइन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर मान लो कोस सदिश है, यानी किसी भी सदिश का तीनों अक्षों के साथ बनाए गए कोण की कोज्या का मान दिक कोसाइन कहलाता है। अब देखो जैसे मान लो कि आपके पास 3D है, एक्स वाई और इधर। मान लो आपके पास ये कोई वेक्टर आ रहा है इस तरह से, मान लो ये वेक्टर मेरे पास, ये मान लो मेरे पास सोपी वेक्टर है, ये एक्स के साथ मान लो अल्फा कोण बना रहा है, इसके साथ मान लो बीटा बना रहा है, और इसके साथ मान लो क्या बना रहा है, ये गामा कोण बना रहा है। ठीक है ना। तो अब इन सब का जब आप कोस के रूप में मान लेंगे तो क्या क्या लेंगे, आपकी दिक कोसाइन क्या लेंगे। और वो दिक कोसाइन को आपको क्या लिखना है, एल तो होता है आपका कोस अल्फा, एम होता है कोस बीटा, एन होता है कोस गामा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट से आप इनको दिक कोसाइन को दर्शाओगे, और ध्यान रखना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, उनका योग में से क्या होता है, आपका 1 होता है। तो ये आपने भी इनके दिक कोसाइन के बारे में सीखा है। अब देखिए कुछ और बातें आप आगे। अब देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका आता है दो सदिशों का योग। तो इसमें दो नियम याद रखना आपको। एक तो होता है इसमें त्रिभुज नियम, अब देखिए त्रिभुज नियम में क्या होता है, यानी आपको लिखना है दो सदिश यदि एक त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो उनका परिणामी सदिश दोनों सदिशों के योगफल तथा उनकी विपरीत दिशा में होगा, कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास वेक्टर आ रहा है, और मान लो ये मेरे पास क्या आ रहा है, वेक्टर बी आ रहा है, सदिश बी। अब दोनों अगर देखो एक त्रिभुज की दिशा मतलब दो भुजा उधर सारे ना क्रम से, तो सदिश दो इनका परिणामी आएगा सी। तो सदिश जैसे मान लो आपका ए बी सदिश है, मान लो बी सी सदिश आपका, ठीक है ना। तो अब जो ए सी सदिश आपका है वो क्या आएगा, ए प्लस बी के योग के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो दोनों ऐसे घूम रहे हैं इस तरह से, और ये ऐसे घूम रहे हैं, तो इनकी उल्टी दिशा होगी ना, विपरीत दिशा। तो ये आपका होगा इनमें त्रिभुज नियम। अब त्रिभुज देखो नियम के बाद में आपको इसमें एक दूसरा नियम और भी याद रखना है, जो होता है समांतर चतुर्भुज नियम। तो वही सेम नियम इसमें लागू होगा, नियम यानी यदि दो सदिश त्रिभुज की समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित करे तो उनका परिणामी
समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। देखो कैसे, अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, ये भी सदिश है कोई, यानी मेरे पास ये सदिश ए हो गया ना, और ये मेरे पास क्या बीसी सदिश है, ये मान लो सदिश बी हो गया। अब इसी तरह से इसका परिणामी आएगा ना यहाँ पे ये एसी विकर्ण, यानी जो एसी है मेरे पास, ये मान लो वेक्टर सी आर आपका जो क्या आ गया ए प्लस बी के ओके बराबर आ गया। अगर आप ऐसे लेते हैं, ये मान लो मेरे पास वेक्टर बी आ रहा है और ये हमारे पास क्या आ रहा है वेक्टर जो आपका है ए आ रहा है, तो देखो तब भी ये बिल्कुल आपका ए परिणामी आएगा। ये देखो दोनों से उल्टी विपरीत दिशा रही है आपकी, ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों का परिणामी आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपने सीखे दो मतलब जो वेक्टर है उनके योग के आपने दो नियम पढ़े हैं, एक त्रिभुज नियम हो गया और एक आपको होगा समांतर चतुर्भुज नियम। ये सारे आपको नोटबुक में नोट करने हैं। इसके अलावा देखो दो या दो से मतलब अधिक मतलब आए ना वेक्टर मुख्य जोड़ना आपको, ठीक है ना। तो आपको लिखा है यानी 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक सदिशों का योग, तो इसमें आपको एक बहुभुज की भुजाओं के रूप में निरूपित करना है, ठीक है ना। यदि 3 या 3 से अधिक सदिश बहुभुज की भुजाओं को निरूपित करें तो उनका परिणामी उनकी विपरीत दिशा में सभी का योग होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, ये वेक्टर आ रहा है मेरे पास, ये मान लो ये वेक्टर बी आ गया, ये मान लो वेक्टर सी आ गया, ये मान लो वेक्टर डी आ गया, ये मान लो वेक्टर ई आ गया। तो अब जो यहाँ पर बनेगा वेक्टर मेरे पास ये वाला, तो ये वेक्टर क्या रहेगा, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो जो आपका ये ए एफ वेक्टर आएगा ना, वो इन सबके योग के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर एक बात इसमें आप और ध्यान रखोगे कि यदि ये सारे वेक्टर आपके एक ही क्रम में, तो उनके परिणामी का योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। अगर ये सारे आपके एक ही क्रम में वापस आके उसी बिंदु पर मिल जाए, तो इनके परिणामी का योग क्या आएगा, आपका एक शून्य सदिश से आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम कुछ और बातें इसमें देखो भी कर लेते हैं। तो देखो ये आपने भी यहाँ तक कर लिया है। अब देखो कुछ और प्रश्न, अब जो अगला आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, सदिशों के योग के गुणधर्म आपको ध्यान रखने हैं। इसमें सबसे पहला आपका आएगा किसका, कर्म विनिमेयता। तो ध्यान रखना सदिशों का योग हमेशा क्या होता है, कर्म विनिमय होता है, यानी सदिशों का योग हमेशा कर्म विनिमय होता है, कर्म विनिमय होता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि चाहे आप वेक्टर ए प्लस बी जोड़ दो या बी प्लस ए जोड़ दो, दोनों से आपको एक ही परिणाम प्राप्त होगा। उसके तो बाद में आपको साचर्यता नियम ध्यान रखना है, साचर्यता का नियम। तो देखिए वो भी इसमें लागू होता है, यानी सदिशों का योग हमेशा साहचर्यता नियम का
पालन करता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप सदिश ए में पहले सदिश बी जोड़ दो, बाद में आप सी जोड़ दो, या पहले आप बी और सी को जोड़ दो और बाद में आप ए को जोड़ दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद को आपको ध्यान रखना है तत्समक के बारे में, यानी जब आप सदिश में कोई भी तत्समक जोड़ते हो तो देखिए तत्समक के बारे में याद रखना आपको। तत्समक, यहाँ तत्समक का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए आ रहा है, इसमें अगर आप शून्य वेक्टर जोड़ते हो या शून्य वेक्टर को आप ए वेक्टर में जोड़ते हो, दोनों ही कंडीशन से आपको वेक्टर ए प्राप्त होगा। ठीक है, नहीं होगा आपका तत्समक के बारे में। अब एक हम देखो पॉइंट पर लिखा आगे, जो दो या दो से अधिक सदिश होते हैं उनका अंत विभाजन और जो बाह्य विभाजन है उनके देखो बारे में बात अभी हम कर लेते हैं। हमारा पॉइंट रहेगा अगला, यानी दो सदिशों के योग से बने सदिश का अंतः विभाजन। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर है, मान लो यहाँ पर मान लो कोई वेक्टर है आपका ए, यहाँ पर मान लो कि आपका कोई वेक्टर बी है। हालांकि देखो ये दोनों आपके कहाँ से मापे, तो इस मूल बिंदु को दोनों मापे गए, ठीक है, यहाँ से ये आपका ओ है, तो इस ओ से आपके दोनों वेक्टर मापे गए हैं। अब इनको जैसे मान लो कोई वेक्टर है, कोई अन्य वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, इसको ये वेक्टर इसको क्या कर रहा है, मान लो इसको अंत विभाजित कर रहा है, तो इस वेक्टर के जो सदिश आएगा ना यहाँ पर, वो आप कैसे प्राप्त करोगे? तो देखो उसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये आपका m अनुपात m2 इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो इसको विभाजित कौन कर रहा है, वेक्टर r कर रहा है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा यानी a तथा b वेक्टर से बने सदिश का अंतः विभाजित करने वाला सदिश आर क्या आएगा आपका एम बी प्लस एन ए बटा एम प्लस एन। इन मान लो एम और एन क्या है, दोनों के अनुपात है, ठीक है ना, पार्ट नहीं, हमने यहाँ पर एम एन की बात करेंगे। तो ये तो आपने अंतर विभाजन पढ़ा है, देख लो आप आगे, दो सदिशों के योग से बने सदिश का बाह्य विभाजित, बने सदिश को बाह्य विभाजित करने वाले सदिश, मान लो आपका आर होगा वो भी, तो उसके लिए आपको मान क्या रहेगा हमने एम बी माइनस एन ए बटा एम माइनस एन ये आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लिखना है दो सदिशों सदिश ए तथा सदिश बी से बने सदिश को मध्य बिंदु पर विभाजित करने वाला सदिश, विभाजित करने वाला सदिश। ये मान लो आपका क्या है, जैसे मान लो आपका आर सदिश है, तो देगा ए प्लस सदिश बी बटा दो, ये आपको ध्यान रखना। तो देखो आज मैंने आपको जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 है उससे संबंधित जितना भी मैटर आपका काम आने वाला है, जितने भी फॉर्मूले हैं या परिभाषाएं वगैरह हैं, वो मैंने आपको सारी लिखा दी है। अब जो 13.2 से संबंधित जो परिभाषाएं होंगी वो मैं आपको जब 13.2 पढ़ाऊंगा तो उससे पहले लिखा दूंगा। तो ये हमारी 13.1 से संबंधित जितना भी मैटर था वो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपनी प्रश्नावली 13.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।